हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो सेशन होने वाली है, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की और हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में लाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं पॉलिटी की क्लास तो खत्म कर दिया हूँ, अब मेरा दिमाग जो है हिस्ट्री पे लगा हुआ है कि अब हिस्ट्री को कितनी जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। मैंने एक कोशिश किया था, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, कुछ क्लासेस इसमें शुरू किए थे, वो चलती रहेंगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत कर दूं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्या फायदा होगा या क्यों मैं इस तरीके की कोशिश करने की सोच रहा हूँ? सोच इसलिए है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री में आपको तीन पार्ट, जो तीन नहीं चार पार्ट आपने देखा होगा यूपीएससी या पीसीएस की नजर से, कि हिस्ट्री में आपको एंशिएंट भी पढ़ना होता है, सारी बातों को, सारे पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको मिडाइवल भी पढ़ना होता है, यानी मध्यकालीन इतिहास पढ़ना होता है, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, ये भी पढ़ना होता है। ठीक है, आपने हिस्ट्री के तीन ही पार्ट आप जानते होंगे, लेकिन मैं चार पार्ट कहता हूं। इन सभी के अलावा एक पार्ट मैं और कहता हूं, वो है आर्ट एंड कल्चर। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं हिस्ट्री का ही पार्ट इसको आर्ट एंड कल्चर करके आपको पढ़ाऊंगा। यानी मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का नजरिया वो होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री को ऐसे पढ़े कि आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाए, और मेडिवल हिस्ट्री को ऐसे पढ़े कि आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाए, और मॉडर्न हिस्ट्री को भी ऐसे पढ़े कि आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाए, साथ में ये हिस्ट्री के पॉइंट्स भी समझ में आ जाए। तो मतलब हमारी जो पॉइंट्स होने वाले हैं हिस्ट्री में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये समझिएगा। हम हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, हमारा जो औचित्य होगा पढ़ने का कुछ बिंदुओं पे आधारित होगा। जैसे कि शुरुआती हिस्ट्री के नहीं, पूरी हिस्ट्री में कहेंगे, जैसे शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में यानी प्राचीन इतिहास में आपने देखना होगा, शासन व्यवस्था देखेंगे। शासन व्यवस्था का मतलब हमारा वही है राजनैतिक इतिहास, किसी भी शासन की राजनैतिक इतिहास देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर प्राचीन भारत से शुरुआत करो तो राजनैतिक इतिहास तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, समाज को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होगा समाज होगा। समाज समझ रहे हैं ना? समाज में या तो शासन व्यवस्था होगा, उसके बाद समाज होगा, नॉर्मल लोगों के हम देखने का प्रयास करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, किसी भी शासन व्यवस्था की अर्थव्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसमें राजनीतिक और आर्थिक पहलू को देखेंगे, इसमें आर्थिक पहलू को देखने का हम प्रयास करेंगे। आर्थिक पहलू समझते होंगे आप शायद, तो इनको हम जानने का प्रयास करेंगे, और इन सभी के अलावा सभी के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। स्रोतों का अध्ययन करेंगे। स्रोत में दो तरीके, तीन तरीके के स्रोत आपने देखा होगा। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में समझते हैं क्या होगा कि खुदाई के दौरान जो मिला है उनको देखेंगे। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत देखेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत में कुछ लिखित, जैसे कागज पे लिखे हुए साहित्य जो होंगे उनको भी देखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पाषाण या पत्थरों पे लिखे हुए होंगे, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इन सभी के अलावा मुद्रा, मुहरे, और पुराने इतिहास में यानी प्राचीन इतिहास के शुरुआती दौर पे हम देखने का प्रयास करेंगे। उस समय की जो मिट्टियां हैं, मृण मूर्ति जिसको बोलते हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, वो सभी आपको जान लीजिए कि अध्ययन करने में बहुत महत्वपूर्ण करेंगे। और ये तरीका सिर्फ आपको पढ़ाने का ही नहीं है, ये तरीका आईएएस और पीसीएस के पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, इसी पहलू पर, इन्हीं बिंदुओं पर आईएएस और पीसीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस मुद्दे पे बात करने वाला हूं। पहली जो क्लास होने वाली, पहली क्लास मेरी जो फर्स्ट क्लास होने वाली है, वो फर्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन होगा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। आपने देखा होगा कि आप जो भी इतिहास पढ़े होंगे, दो तरीके से पढ़े होंगे। या तो आपने खुद से पढ़ा होगा, स्वयं स्टडी किया होगा। दूसरा है कि आपने किसी कोचिंग वगैरह में अध्ययन किया होगा ना, या किसी भाई भतीजा कोई आपको पढ़ाया होगा। वो चीजें आपको हो सकता है कि आपके अच्छे पहलू हों, लेकिन आप जब मेरे इन बिंदुओं को समझेंगे
हमें अध्ययन क्यों करना है इतिहास को, इन बिंदुओं को तो हमको ठीक है जानना चाहिए, लेकिन हमको अध्ययन करने में स्मार्ट स्ट्रेटजी को लाना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, यानी हम उतना ही पढ़ेंगे जितने से हमारा एग्जाम निकल जाए, हमारी परीक्षा पास हो जाए। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हम पास हो जाए, हमारी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, हमारी परीक्षा में जितना पूछा जाता है। अब मैं एक उदाहरण से आपको इसको समझाता हूं। मान लीजिए मैं बात करूंगा अभी हड़प्पा कालीन की, अभी थोड़ी देर में मैं हड़प्पा बारे में बात करूंगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता के एक शहर में, केवल एक शहर की बात करूं, जैसे मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो अपने आप में इतना विशाल टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो पूरा जीवन, आपका पूरा जीवन, आप जितने साल जी रहे हो, पूरा जीवन एक शहर के अध्ययन पे लग सकता है। लेकिन क्या हमको पूरे जीवन मोहनजोदड़ो पढ़ने में फायदा रहेगा? तो हमको बस उतना ही पढ़ना है ना जितने से हमारा परीक्षा निकल जाए। तो उम्मीद करो ये चीज समझ रहे हैं कि मैं कई बातें ऐसी होंगी जिनको मैं छोड़ूंगा और आपको ये कहूंगा कि इनको पढ़ लीजिए, जानना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घुस नहीं जाना है कि मतलब हमने पकी हुई ईंट देख लिया तो अब पकी हुई ईंट पे ही अध्ययन करना शुरू कर दिया, मोहनजोदड़ो शहर के बारे में एकदम भयानक करने शुरू कर दिए। क्या करना है हमको, पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है हमको, PYQ देखना है, जो कि हमारे चैनल पे पहले ही कराए जा चुके हैं इस संदर्भ में। तो उस चीज को पहले आप PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया उसको जानिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शहर के बारे में पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं, जो आज का टॉपिक है मैं उस पे आता हूं। सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जो है ना तो पीटी में आएगा, मैं एकदम साफ तौर पे कह रहा हूं, ना तो मेंस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा, मेंस के निबंध में आ सकता है। ठीक है, निबंध में आ सकता है, या फिर आपको यहां पे आपने देखा होगा साक्षात्कार इंटरव्यू में आने के चांस रहते हैं ऐसे सवाल का। मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि आप इतिहास ऑप्शनल है, चलिए आप इतिहास पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल अच्छा लगता है। तो आप मुझे बताइए कि हम इतिहास हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। अब आपके चारों तरफ आपने पढ़ा तो बहुत अच्छा है, आपको इतिहास के एक एक डेट याद है कि पहली जब 5 लाख ईसा पूर्व से जब पहली बार आदमी 2 पैरों पे चलना शुरू किया, वहां से लेके आज तक की गांधी की मौत, क्या आज कल तक के इतिहास आपको बढ़िया से रटे हैं। लेकिन ये सवाल पूरी तरह अलग कर देगा। ये सवाल क्यों है? तो इतिहास हमें पढ़ने का इसलिए प्रयास किया गया कि हमारे पूर्वज के जीवन कैसा था। तो इसका सही आंसर जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक तरीके से ये दर्शन टाइप के आंसर होंगे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे, इसका अध्ययन है। ठीक है, इतिहास का जो शुरुआत हुआ था, इतिहास माने पूर्वज कौन थे, पूर्वजों ने कैसे जीवन यापन किया, पूर्वज कैसे जीवन यापन करते थे, जीवन यापन करते थे। अब आप कहोगे सर कि आप आंसर दे रहे हो कि प्रश्न प्रश्न बोल रहे हो, ये ऐसा आंसर ही है कि इसके आंसर में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारे पूर्वजों ने क्या गलती किया है, पूर्वजों ने क्या गलती किया है, हमें हमारे पूर्वजों से क्या गलती नहीं करनी चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब जानने का सही है। और एक चीज और है कि उनको इस काम के लिए कितनी दिक्कतें आई। जैसे एक पहिए का आविष्कार देख लीजिए, एक पहिए का आविष्कार हुआ, आपको लग रहा है कि आज की दुनिया में लगभग हर दूसरा चीज पहिए होगा। पहिए के आविष्कार में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सरल सा लगता है आपको कि पहिया है भाई, कोई भी गोल चीज सरकता रहता है तो उससे कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो खोज हुआ था, इसका खोज बहुत सारी चीजों में हुआ था। कहना लो बाबा का फोन आ रहा है, इससे बात करो, तो ले जाओ बाबा की बात करो, इतना परेशान करते हो तुम लोग। पहिए के आविष्कार से देखने को मिलता है। ठीक है,
तो घर पे क्लास लेना बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे कि इतने प्रश्नों का जवाब आपको इतिहास से ही मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हुआ पूर्वज वाले, यही कॉन्सेप्ट आप मध्यकालीन इतिहास में कह सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। अब इतिहास जानने का केवल बहुत सारे पहलू होंगे, जैसे मैंने अभी अध्ययन आपको बताया कि इतिहास जानने में आप क्या करोगे, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि राजा के बारे में अध्ययन कर सकते हो। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास का मतलब होता था कि राजनीतिक इतिहास को हम ज्यादा मेंशन करते थे। राजनीतिक इतिहास, शासन व्यवस्था में राजनीतिक राजा कैसा है, राजा क्या करता है, इसके बारे में अध्ययन करते थे। फिर बहुत किया तो समाज अध्ययन कर लिया, लेकिन इसके आगे नहीं होता था। लेकिन अब का जो इतिहास का अध्ययन है उसमें शासन व्यवस्था, समाज, आर्थिक पहलू यानी अर्थव्यवस्था, स्रोत और एक और पॉइंट याद कर लेना, संस्कृत को भी समाहित करते थे। पहले क्या होता था, संस्कृत, वही कला और संस्कृत की बात करें, पहले क्या होता था कि संस्कृत को हम अलग विषय मानते थे, ऐसा मानते थे कि ये दर्शन से संबंधित विषय है। कला, स्थापत्य, साहित्य ये दर्शन से संबंधित विषय है, इनका मानव जीवन पे अध्ययन इतिहास के तौर पे करना गलत होगा। लेकिन कुछ समय बाद इतिहासकारों का या विद्वानों का मत है कि संस्कृत का अध्ययन करना बहुत जरूरी है इतिहास के अंदर। तो हम इन पहलुओं को, मेन हमारा जो औचित्य होगा, इन्हीं पहलुओं को हम देख के पूरे इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, पूरे इतिहास का। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। तो पहला पॉइंट जो हम अध्ययन करेंगे, कुछ चित्र हैं, जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि जब हम स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्रोतों के बारे में, तो प्राचीन इतिहास में आपको देखने को मिला होगा, स्रोत में आपको कई प्रकार की लिपियां देखने को मिली होंगी, यानी लिखावट जिसको कहते हैं, लिखावट देखने को मिली होगी, कई प्रकार की लिखावट देखने को मिली होंगी। जैसे अशोक कालीन 3री शताब्दी में इस तरह लिखा जाता था, शारदा में इस लिखा जाता था, उड़िया में इस तरीके से लिखा जाता है, बांग्ला में इस तरह, गुजराती में इस तरह, देवनागरी में इस तरह, तिब्बती में इस तरह। और ये सभी के सभी क्या लिखे गए हैं, भारत एक महान देश है, महान देश है। सभी भाषाओं में एक ही चीज लिखा गया, भारत एक महान देश है। तो इस तरीके के अध्ययन करके, मतलब जब अध्ययन किया गया स्रोतों में, तो उसकी भाषा, लिपि का अध्ययन किया गया, तो वो चीज देखने को यहाँ मिल जाएगी। आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जब हम पाषाण काल की चर्चा करेंगे तो वहां पे कुछ उपकरणों के बारे में देखेंगे कि कैसे वो पत्थरों को काट काट के उपकरण देखेंगे, तो हम पाषाण काल में इनको देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको एक बता रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी रुके रहिएगा थोड़ी देर तक। इसमें काफी चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी, दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये पत्थर के उपकरण है, ठीक है। पहले पत्थरों को तोड़ के, मोड़ के, चिकोटा बना के ऐसे करते थे। क्या होता था ना, पत्थर जो होता है, पत्थर जो कठोर पत्थर होता है, जिसको क्या बोला जाता था, एक पत्थर का नाम था, मैं भूल रहा हूं। पत्थर में जब कठोर पत्थर होता है, उसको खड़े खड़े तोड़ना तो बहुत कठोर होता है, लेकिन अगर उसको परत बाई परत निकालो, परतों में तोड़ना आसान होता है, परतों में तोड़ना आसान होता है। तो परत में तोड़ के उनको विभिन्न आकृतियों में विभिन्न उपयोग के लिए किया गया। जैसे ये देख रहे हैं कि ये किसी चीज में छेद करने के लिए प्रयोग हुआ होगा, या हाथ की कुल्हाड़ी है, हाथ की कुल्हाड़ी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था, हाथ की कुल्हाड़ी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये हाथ की कुल्हाड़ी हो गई, ये किसी चीज में छेद करने के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये आरी की तरह, यानी किसी चीज को काटने के लिए प्रयोग किया जाता था। और ये तो कुछ कलाकारी किसी ने किया है। यहाँ पे ये देखिए, ये भी किसी चीज में छेद करने का प्रयोग किया जाता होगा, ये हथौड़ा टाइप का प्रयोग था। ये सभी पत्थर के उपकरण हैं, पत्थर की ड्रिल करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो पत्थरों को विभिन्न आकार में काट के किया था। इसी वजह से पत्थरों को उपयोग करने के लिए इसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है, यानी पाषाण काल भी कहा जाता है, पाषाण काल भी कहा जाता है। इस तरीके से देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। और पत्थरों के पाषाण काल में हमने 3 स्टेज को देखा है। अभी बात करेंगे पाषाण काल में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल में विभिन्न प्रकार के औजारों को देखेंगे। ये औजार के कुछ चित्र दिखा रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि हम किन किन मुद्दों पे बात करेंगे और हमारी क्लास का कैटेगरी क्या होगी,
ठीक है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे कुछ इस तरीके से बात होगी हमारी। इतिहास को हम 3 पार्टों में ही पढ़ेंगे, संस्कृत को साथ में लेके चलेंगे। याद रखना, प्राचीन भारत में अब लिखना, अगर लिखना शुरू कर रहे हैं तो आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से आपकी जो क्लास होने वाली वो स्टार्ट होगी। प्राचीन भारत में हम कुछ इस तरीके से सीक्वेंस करेंगे। पहले हम आदि मानव और पाषाण काल के बारे में देखेंगे। पाषाण काल में क्या हुआ है, ठीक है, पाषाण काल के अध्ययन करेंगे। ये करीब होगा 5 लाख ईसा पूर्व से, बीसी से, यानी बीसी से ईसा पूर्व से करीब 1500 बीसी तक हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1500 बीसी में ही स्टार्ट हुआ, कई जगह पे अलग अलग टाइम पे इसका अंत और शुरुआत हुआ है, ठीक है, तो ये चीज पे मत जाइएगा। उसके बाद हम पहली कल्चर की बात करेंगे भारतीय संदर्भ में। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। संस्कृत के बारे में बात करेंगे, जिसका जो टाइम पीरियड होगा ये 2600 बीसी ईसा पूर्व से ये करीब 1900-1600 कुछ लिखते हैं, 1900 ईसा पूर्व तक इसका माना जाता है। विभिन्न जगह पे इसकी संस्कृत लगभग इसकी बहुत सीक्वेंस में देखने को मिली हड़प्पा संस्कृत की, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे कि ताम्र पाषाण, हड़प्पा के बाद जब पहली बार हड़प्पा से पहले होना चाहिए इसको, वैसे हड़प्पा के पहले, यहाँ पे तीसरा पॉइंट बना दीजिए। दूसरा पॉइंट एक ताम्र पाषाण के बारे में देख लीजिएगा। ताम्र पाषाण के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम पत्थरों के उपकरण के साथ साथ ये देखेंगे कि 1900 से लगभग 1000 बीसी में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर 1900 से 1000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको बीच में रख रहे हैं। क्या है ना कि ये जो काल था ये कहीं कहीं जगह पे बहुत पहले स्टार्ट हो गया है, कहीं कहीं जगह पे बाद में स्टार्ट हुआ, तो इस तरह हम देखने का प्रयास करेंगे। चौथे पॉइंट के तौर पे हम चौथा जो टॉपिक होगा हमारा वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसमें होगा वैदिक सभ्यता के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता के देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो करीब होगा 600 बीसी से 600 ईसा पूर्व से करीब 400 ईसा पूर्व तक देखने को हम देखेंगे। सॉरी 1900 बीसी से, तभी तो कह रहा हूं कुछ गलत लिखा, 1900 बीसी से करीब हम 600 या 400 बीसी तक ईसा पूर्व तक देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कई कई जगह पे इसको 400 भी देखने को मिलता है, लेकिन सर्वमत 600 पे ही है, 400 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता के बाद हम पहुंचेंगे सीधे और सीधे बुद्ध काल पे। बुद्ध की जीवन, बुद्ध एवं बौद्ध काल पे देखने का प्रयास करेंगे। बौद्ध काल पे देखने का प्रयास करेंगे। बौद्ध काल का जो टाइम पीरियड था करीब 600 बीसी से, ठीक है, 600 बीसी से 400 बीसी तक देखने का प्रयास करेंगे। और बुद्ध के जो बाद की चीजें हैं उसको हम अलग से अध्ययन करेंगे, उसको साथ साथ देखते हुए चलेंगे। बुद्ध के बाद यहाँ पे जैन काल आएगा, बुद्ध के बाद जैन काल आएगा। जैन काल के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जैन काल के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। छोटा सा रिव्यू लेंगे, क्वेश्चंस को मेन ध्यान में रखेंगे। जो सातवां पॉइंट हमारा होगा, सातवां पॉइंट होगा वो होगा मौर्य काल। यहां से शुरू होगा मौर्य काल के पहले यहाँ पे मौर्य काल लिखना गलत होगा। मौर्य काल के पहले हम देखेंगे हर्यक वंश या मगध व अन्य साम्राज्य, ठीक है, अन्य के साम्राज्य के बारे में देखेंगे। और मगध का अंत करके, मगध में ही आएगा नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी, उसको देखेंगे। मौर्य साम्राज्य देखने का प्रयास करेंगे। मौर्य साम्राज्य से ही हमारा सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहां से हमको टाइम पे बड़ा पंचुअलिटी हो जाएगी, थोड़ा बहुत 1-2 साल का अंतर होगा तो होगा, नहीं तो काफी चीजें देखने को सिस्टम से मिलना शुरू हो जाएगा। मौर्य काल के बाद, मौर्य के बाद आफ्टर मौर्य बोला जाता है
मौर्योत्तर काल के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कई सारे साम्राज्य आएंगे, ये कला और संस्कृत के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, जिसका जो टाइम पीरियड होगा 2nd सेंचुरी यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हम करीब और करीब यहाँ पे देखने को मिलेंगे 3rd BC तक, 3rd AD तक, यानी तीसरी शताब्दी ईस्वी तक इसको देखने का प्रयास करेंगे। 10वां जो पॉइंट होगा, मौर्योत्तर के बाद आएंगे गुप्त काल आएंगे, और गुप्त काल को आप जानते हैं स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता है। तो गुप्त काल जो होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा 275 AD से, यानी ईस्वी, AD मतलब ईस्वी, AD से 550 ईस्वी तक देखने का हम प्रयास करेंगे। 11वें नंबर का पॉइंट जो होगा वो होगा गुप्तोत्तर काल। गुप्त के बाद उनकी जो आफ्टर गुप्त होंगे छोटे छोटे राज्य होंगे, सभी को हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। ये वाला टॉपिक बड़ा विशाल है, इसमें बहुत सारे साम्राज्य को एक साथ हम समेटने का प्रयास करेंगे। पूरे भारत में अनेकों राज्य होंगे, उनको हम समेटने का प्रयास करेंगे, और ये कला और संस्कृत के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका जो काल होगा ये 550 ईस्वी से करीब और करीब 750 गोपाल के टाइम तक, गोपाल जब तक आएंगे, पाल वंश की स्थापना होगी उसके टाइम पर देखेंगे, और गोपाल के टाइम से ही उस समय को पूर्व मध्यकाल के रूप में हम देखेंगे। पूर्व मध्यकाल को पूरा एक तरफ से ले रहा हूं, 750 ईस्वी से करीब 1200 ईस्वी तक, 1206 कहते हैं, 1206 लिख दे रहा हूं, 1206 ईस्वी तक हम इस प्राचीन इतिहास में देखने का हम प्रयास करेंगे। एक बार देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे। 12 टॉपिक हैं, इनमें कुछ सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है, इनमें कुछ सब टॉपिक्स होंगे, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 12 ही टॉपिक, मेन जो टॉपिक है आप जान लीजिए, यही क्लास का जो सीक्वेंस होने वाला है ऐसे ही होगा। तो पहले हम पाषाण काल के बारे में देखेंगे कि पाषाण काल कैसे था, इसमें भौगोलिक उपकरण क्या थे, जीवन यापन कैसे थी, संस्कृत कैसे थी, सच पूछे थे संस्कृत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ताम्रपाषाण काल को देखेंगे। ताम्रपाषाण काल बाद में भी स्टार्ट हुआ, पहले भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल को देखेंगे, क्योंकि ये पाषाण से रिलेटेड है इसलिए दूसरे नंबर पर रखा। फिर हड़प्पा संस्कृत को देखेंगे, जो 2600 ईसा पूर्व होगा। हड़प्पा संस्कृत में मोहनजोदड़ो को देखेंगे, लोथल को देखेंगे, सिंधु घाटी के अनेक राज्य, अनेक क्षेत्र को देखने का प्रयास करेंगे, उस समय के भौगोलिक इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना था मुझे, यहाँ पे भूल गया हूं, एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। जो हम पढ़ रहे थे इसमें एक चीज मैं ऐड करना भूल गया, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना, भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण, ठीक है। भौगोलिक वितरण में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये राज्य है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप, मैं बताता रहूंगा कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम हड़प्पा हो जाएगा, वैदिक सभ्यता, फिर बुद्ध के जीवन पर, बुद्ध के प्रचार करेंगे, बौद्ध काल पे देखेंगे, फिर जैन काल पे जाएंगे, मगध देखेंगे, मगध में कैसा साम्राज्य रहा है, मगध और जो 16 महाजनपद थे, महाजनपद काल बोला जाता है, जिसमें हर्यक वंश देखेंगे, शुंग वंश देखेंगे, नंद वंश देखेंगे, अनेक वंशों को हम अध्ययन करेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, उसको देखेंगे। मौर्योत्तर काल देखेंगे, गुप्त काल देखेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे तो काफी सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो ये प्राचीन इतिहास का आपके पास एक मॉडल है, ठीक है। तो इतना ही देखेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हैं आप सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब के साथ यहाँ पे बेल आइकन दबा देना। अभी तो एक दो वीडियो जो है, एक दो वीडियो आपकी ये ऑफलाइन हो गई। ऑफलाइन का मतलब समझ रहे हैं कि आपको ये वीडियो लेसन में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो लेसन होगा सभी लाइव होगा शाम को 6 बजे, ठीक है। एक दो वीडियो हो सकता है कि लाइव ना रहो, शाम को 6 बजे लाइव रहेगा। ये सभी क्लासेस शाम को 6 बजे ही मिलेंगी। तो आपको क्या करना होगा, सारे काम छोड़ के रोज शाम 6 बजे आपको टाइम देना है हिस्ट्री की एकदम बेहतरीन क्लास के लिए।
तो बस आज इतना ही रखेंगे। तो मिलते हैं फिर पाषाण काल के साथ स्टोन एज के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास पसंद आएगी आपको।